आज करेंगे गुफ्तगू फिशरीज के हवाले से। यहीं पे लांचें बनती हैं, बिल्ड होने के बाद फिर हम लोग लांचों को रजिस्टर्ड करते हैं। जितना हम मछली कहते हैं इतना ही रेट नहीं होता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के टाइम से ये कश्तियाँ बनी चली आ रही हैं। डिज़ाइन ज़रा से चेंज हुए हैं। फैक्टर्स आ जाए यूरोपियन यूनियन से तो फिर हमारे यहाँ जिस तरह पहले एक्सपोर्ट होता था तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो वो दोबारा खुल सकता है। ये सिलसिला जहाँ का दुनिया के गुलिस्तां का, ये सिलसिला जहाँ का दुनिया के गुलिस्तां का, फूलों भरी ज़मीं का, तारों का आसमां का, सारा है काम तेरा, प्यारा है नाम तेरा, प्यारा है नाम तेरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी। व्यूअर्स, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के आगाज़ में मैंने जो शेर पढ़ा कि ये सिलसिला जहाँ का दुनिया के गुलिस्तां का, ये सिलसिला देखें जहाँ का, ये हमें पाकिस्तान को कुदरती वसाइल से माला माल किया गया है। उस खुदावंद पाक ने इस किस्म की नेमतों से नवाजा है जिसका शायद शुक्र करें तो बजा। लेकिन अगर आप देखें मेरी अकब में कि ये सिलसिला जो चल रहा है यहाँ पर पाकिस्तान में, ये सी लेवल है, ये समंदर का एक बॉर्डर है, कोस्टल बेल्ट है जहाँ पर मुख्तलिफ़ कारोबार होते हैं और इसी बाय द वे ऑफ सी हम कम्युनिकेशन करते हैं, कारोबार करते हैं पूरी दुनिया से। पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो समंदर के ज़रिए होती है वो बहुत ज़्यादा सस्ती होती है, सस्टेनेबल वे से हो सकती है और ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से समंदर को ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल भी किया जाता है। ये वो कोस्टल बेल्ट है जो पूरी पाकिस्तान की मईशत को चलाता है। जी हाँ, आज करेंगे गुफ्तगू फिशरीज़ के हवाले से। आज करेंगे गुफ्तगू के कोस्टल बेल्ट पर कौन कौन से कारोबार होते हैं और आज खुसूसी विज़िट कर रहे हैं फिशरीज़ जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के हवाले से जो फिशरीज़ है जगह है वो मौजूद है, जहाँ पर फिशरीज़ फ़िश जो है वो एक्सपोर्ट होती है और इंपोर्ट होती है। ये वो मकाम है। अगर मेरे हक़ में अगर कैमरामैन दिखा सके कि किस तरीके से ये सारा सिस्टम चल रहा है। अभी इस वक्त मुख्तलिफ़ बोर्ड्स लंगर अंदाज हुई हैं और ये सिलसिला जो जहाँ का वो चल रहा है। तो प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में आपके मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी आपको तमाम तर मराइल दिखाएगा किस तरीके से फ़िशरीज़ आती है, फ़िश आती है और यहाँ से फ़िश किस तरीके से ऑक्शन होती है और फिर ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए भी जाती है। तो प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमारे साथ जुड़े रहिएगा। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में आज जो शख्सियत हमें ज्वाइन करेंगे वो इस फिशरीज़ डिपार्टमेंट के ही हैं, जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। उनको भी वेलकम कहते हैं। सर, आपको बहुत वेलकम कहते हैं, आप हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। बताइएगा, थोड़ा सा पहले व्यू दीजिएगा, इससे पहले अपना तारुफ करवा दीजिएगा। मेरा नाम सैयद शाह अहमद शाह है, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज़ लास्ट 30 ईयर से हूँ मैं यहाँ पे। 30 सालों से यहाँ खिदमतें सर अंजाम दे रहे हैं। क्या किस तरीके से सिस्टम होता है, क्या चलता है, थोड़ा ब्रीफ करें फिर हमें विज़िट भी करवाएं। हमारे यहाँ सिस्टम ये होता है कि पहले जब लांच हम लोग यहीं पे लांचें बनती हैं, बिल्ड होने के बाद फिर हम लोग लांचों को रजिस्टर्ड करते हैं और रजिस्टर्ड करने के बाद तमाम जो क्रू होते हैं उनके कार्ड वगैरह डॉक्यूमेंटेशन पूरी करने के बाद हम उनको इजाज़त देते हैं कि समंदर में जाएं। फिर वो वहाँ फ़िशिंग करते हैं। वो 15 दिन से लेके 2 महीने तक की वो सी में जाते हैं। कुछ लांचें ऐसी होती हैं जो हेला कहलाती हैं, एक्चुअल वो सुबह जाती हैं और शाम भी आती हैं, कुछ वीकली जाती हैं। फिर जब वो माल लेकर यहाँ पे आते हैं, फिर माल लेके हम मार्केट में उसको अनलोड करवा के ऑक्शन करते हैं। हमारे यहाँ एक मोल सिस्टम है, वो मोल वाले वो ऑक्शन कराते हैं। फिर एक हमारे यहाँ अदारा है जो इन माहीगीर जो हैं जो समंदर में जाते हैं उनकी वेलफेयर के लिए, वो फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी है। फिर उन तमाम माहीगीरों को उनको फैसिलिटीज़ देना, उनकी सफाई, यहाँ पे सारी चीज़ें वो लोग करते हैं और बहुत एहसन तरीके से वो ये काम सर अंजाम दे रहे हैं। क्योंकि अगर कभी चैनल ब्लॉक हो जाता है, लांचें फंस जाती हैं, फिर वो गवर्नमेंट के साथ मिल के, वो दोनों अदारे मिल के फिर हम लोग जाते हैं ताकि उनको जो माहीगीर समंदर से आए हैं वो आके कोई दिक्कत महसूस नहीं करें लैंडिंग में, माल उतारने में ईज़िली। फिर वो सिस्टम होता है, फैक्ट्री से लोग आते हैं, फिर वो मार्केट से माल लेके वो अपनी अपनी फैक्ट्री में चले जाते हैं। फिर उसकी वहाँ फैक्ट्री में जो भी करने के बाद पैकिंग करके फिर वो एक्सपोर्ट होती है वो सारी चीज़ें। चलें, ज़बरदस्त। ये पीछे जो जगह है ये क्या है? थोड़ा सा ये एक्चुअल हमारे यहाँ पे एक किस्म की ये गोदी है, गोदी कह लें। ये जो लांचें जब माल उतारती हैं तो फिर
लांचें जब माल उतारने के बाद यहाँ खड़ी हो जाती हैं, फिर अपना राशन या किसी को कोई रिपेयर का कोई काम करना होता है वो यहाँ रिपेयर करती हैं, फिर बर्फ़ वगैरह डीज़ल तमाम राशन वो करती हैं। फिर उसके बाद हफ्ते रुके 15 दिन, उसके बाद जब कंप्लीट उनका जाता है फिर वो दोबारा वो जाती है फ़िशिंग करने के लिए समंदर में। चलें आप हमारे साथ ही रहिएगा इस प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके कि ये मनाजिर है, सब्ज़ लाली परचम सलाम करते हैं हम हमारे मुल्क का। उसी के साथ साथ ये देखें कितनी एटलीस्ट कोई हज़ारों के तादाद में यहाँ पर बोट्स मौजूद हैं जो फ़िशिंग के लिए इस वक्त तैयार हैं, जा रही हैं। कुछ लंगर अंदाज हैं जो अब वापस आई हैं, तो वो यहाँ पर मौजूद हैं। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके कि ये जो बोट है ये जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि ये वापस आ चुकी है। इसी के साथ साथ जो दूसरी वाली है वो अब इस वक्त जाने की तैयारी कर रहे हैं, तमाम तर सामान समेट रहे हैं और ये डीप सी में जाके फ़िशिंग करेंगे। तो आज आपको दिखाएंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरीके से ये बिज़नेस होता है, ऑक्शन होता है। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जी, हम मौजूद हैं इस बोट में जो हमने एरियल व्यू आपको दिखाया है, जिसमें ये बोट तैयारी के मराइल में थी जाने के लिए। आइए आपको दिखाते हैं कि कितनी बर्फ़ इकट्ठे कर ली है इन लोगों ने। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके कि ये देखें ये बर्फ़ कितनी इकट्ठे कर ली है इन लोगों ने। पूरा एक शायद मेरा ख्याल है कोई डबल ट्रिपल स्टोरी बंगला लग रहा है हमें, तो इतना बर्फ़ को स्टोर किया है इन्होंने। और अब ये लोग जाने के लिए तैयार हैं कि ये दे विल गो इनटू द डीप सी। हमारे साथ मौजूद हैं भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अभी आप कहाँ जाने के लिए तैयार हैं? बस ये समंदर पे जाएगा, हाँ। डनी की तरफ जाएगा। कितने दिन तक जाते हैं आप लोग? हम जाएगा तकरीबन बर्फ़ ख़त्म हो जाएगा, राशन ख़त्म हो जाएगा, फिर वापस आएगा। कितने तकरीबन दिन तक राशन होता है आपके पास? ये तकरीबन 23 दिन 22 दिन इसी तरह 22 दिन तक आप समंदर में रहते हैं, दिन रात? दिन रात। अच्छा, हर सहूलत हो रहा है उधर। हाँ। हमारे को कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन मुश्किल नहीं होती समंदर में? इतने खुले आसमान और खुले पानी, इतना खतरनाक। हमारा साथ मदद है, बस अल्लाह मदद। तैरना वैरना आता है? हाँ, तैरना आता है? आता है। पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा है उधर, हमारा साथ घूमते फिरते हैं। हाँ, वहाँ पर होते हैं फिर हाँ, हिफाजत के लिए, सारी हिफाजत के लिए सब कुछ। हमारा जो नेवी वाला है ना, हाँ। उस बाहर समंदर पे गश्त करता है। अच्छा, गश्त करते हैं और फिर आपसे मुलाकात भी करते हैं, पूछते हैं आप? कभी कभी मुलाकात करता है, बीसीम पे बात करता है। जो हमारे को मुश्किल आए तो उसको बताता है, मुश्किल नहीं आते तो हम अपना काम करते हैं, वो अपना काम करता है। अच्छा, हाँ। और कितने लोग लेकर जाते हैं आप? तकरीबन 22-23 दिन 22-20 आदमी जाता है। 20 आदमी जाते हैं? 20 आदमी। अच्छा, और वहाँ पर किसी की तबीयत ख़राब हो जाए तो फिर? तबीयत ख़राब हो जाए तो आदमी ऐसा, हम सारे इकट्ठे नहीं जाते। किसी का 10 दिन हुए, किसी का 20 दिन हुए, हमारा 2-3 दिन हुए। कोई बीमार हो तो वो दूसरे लाइन को जाते हैं, वो इधर लेके आता है। कभी ऐसा होता है कि डर लगे कि यार कौन जाए 20 दिन तक रिश्तेदारों से? डर मर नहीं है यार, बस हम लोगों का मजबूरी है। गरीब लोग है, गरीब के किसी का डर नहीं है। घर वालों से राब्ता होता है? सब कुछ राबिता, हम राबिते पे आया, ऐसा तो नहीं आया थोड़ी। राब्ता मतलब होता है कि सिर्फ फोन सिग्नल्स होते हैं, क्या होता है वहाँ? इधर नज़दीक सिग्नल होता है लेकिन दूर नहीं होता है। अच्छा, दूर नहीं होता। हाँ, दूर नहीं होता। बर्फ़ स्टोर क्यों करते हो इतनी आप? इसमें मच्छी पकड़ता है ना, मच्छी के बर्फ़ के बगैर मच्छी ख़राब हो रहा है। अच्छा, हाँ, तकरीबन इसमें तकरीबन ये 4-5 रख रहा है ना, 4-5 रख बर्फ़ इसमें रखता है। ये थोड़ा थोड़ा निकाल के ना फिर रोड़ी करता है। इधर उसका मशीन लगा हुआ है, मशीन के साथ फिर ये ख़त्म हो जाएगा, फिर वापस आएगा, मच्छी भी ताज़ा आएगा। लेकिन इधर जो फिश रही है ना, रेट सही नहीं है। जितना हम मच्छी लेके आते हैं इतना ही रेट नहीं होता है। कितनी मच्छी ले आते हैं 20 दिन में? ये मच्छी का फर्क होता है। वैसे एक ये बात बताएं कि सबसे ज़्यादा मछली कौन से एरिया में है? मच्छी हर जगह पे मच्छी, बस किस्मत का बात है। ये हम नहीं बोल सकते कि इधर है उधर नहीं है। चल ठीक है, ठीक है। तो ये अब तैयार हैं जाने के लिए, हम आपको दिखा रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। फ़िशरी से खुसूसी प्रोग्राम कर रहे हैं, पाकिस्तान की लार्जेस्ट एक्सपोर्ट फ़िशरीज़ की जगह, किस तरीके से यहाँ ज़िंदगी आबाद है। हमारे साथ जुड़े रहिए प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़। जी, आपको दिखाया कि फ़िशरीज़ से जो जाने के लिए तैयार थे उन लोगों से भी गुफ्तगू की, अब आगे हैं उनसे भी गुफ्तगू करते हैं, पूछते हैं कितनी मछली आपको मिली है। बहुत शुक्रिया। आपका कितने दिन के लिए गए थे समंदर में? 26 दिन के लिए गया था। 26 दिन। कोई मसला मसाइल नहीं हुआ 26 दिन? तो मसाइल तो ऐसा कुछ नहीं आया था। हाँ, हवा मवा तूफान तो आता है, लेकिन ऐसा ज़रूर तो अच्छा। पंचायत नहीं आया। अल्लाह का शुक्र है,
सही सलामत हम लोग पहुंचा। चलें शुक्र। कितने लोग थे माशाल्लाह? हम लोग 17 आदमी था। 17 आदमी थे। और ये सब लोग पीछे जो खड़े हैं ये भी थे? हाँ, ये भी थे और भी था वो। अच्छा market चलें, में कितनी मछली आई? मच्छी तो आया था बहुत, 2 गाला 3 गाला 6 गाले। माशाल्लाह। आप मुझे तो दिखा तो दें मछली कितनी है इस वक्त, क्या है सिचुएशन अभी दिखा जी। ये देखेंगे मछली जो जिस तरीके से रखते हैं वो आपको दिखाते हैं। ये इसको ढक्कन इसको ऑन करेंगे, खोलेंगे। अच्छा, इसके ऊपर भी हो कोई और है? सही, चलें भाई। चलें, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें कि इतनी मछली को स्टोर कर लिया गया इन लोगों ने। और ये जो है वो इस वक्त पहुँचे हैं। और ये 26 दिन इन लोगों का कहना है कि वो रहे हैं। और 26 दिन में मछली किस किस्म की मछली मिली है आपको बाबा? इसमें तो 1000 किस्म का मच्छी मिलता है। हाँ। हर किस्म मच्छी आता है। फिर झींगा आप आता इसको है, छांटी करेंगे, ऑक्शन पे जाएगी फिर? छांटी कर रहा हूँ, अलग अलग उसको कर रहा हूँ, फिर अलग अलग रखता चलें, हूँ, चलें। अलग अलग जगह इसमें। ठीक है, बहुत बड़ी जगह है, बहुत काफ़ी बड़ी जगह है जहाँ पर इनको जो सारी स्टोर किए जाते हैं। बड़ी साफ़ सुथरे अंदाज से इन चीज़ों को कर रहे हैं जी। हाँ, क्या ट्रकों का हिसाब इधर आता है लॉन्च में, ट्रकों का हिसाब मच्छी आता है। तो अभी आपको हमने जाने वाला प्रोसेस भी दिखाया, आने वाला प्रोसेस भी दिखाया। अब एक नारा लगाएंगे पाकिस्तान जी। हम आने और जाने के प्रोसेस के बाद हम ऑक्शन का कंप्लीट मरहला होने के बाद जो लेकर जाते हैं वो दिखा रहे हैं आपको यहाँ पर। तो ये एक हमारे सामने पड़ा हुआ है और इसी को जो है वो मुख्तलिफ प्रोसेस में अब जो है वो ये बिक चुका है और ये माल जा रहा है एक्सपोर्ट के लिए। ये कहाँ जाएगा वैसे? ये जाएगा कंपनी काला पानी का सामने। हाँ, फिर वो इसको क्या करेंगे? इसको करेंगे पैकिंग। कहाँ भेजेंगे इसको? इसको कोरियन। अच्छा, ये कोरियन बड़े शौक से खाते हैं? शौक से नहीं काट रहा मगर काट रहा है। खाता है। अच्छा, हमें दिखा दें, हमें दिखा दें क्या है ऊपर। वाह 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 वाह, चल जबरदस्त जबरदस्त जी, बस ठीक। ये पहला जाएगा यहाँ से कंपनी, ये वॉश होगा, फिर लेडीज पैक करेगा, पैक करके कार्टन पे जाएगा, कार्टन से स्टोर से फिर पैक होकर कंटेनर में थाईलैंड जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते क्या है? इसको बटन बोलते हैं। इसको बटन बोलते हैं। हाँ। ये कोरियन बड़े शौक से खाते हैं। कोरियन, चाइना, हर कोई, मगर ये जाएगा पहला थाईलैंड। अच्छा, हाँ, थाईलैंड से फिर वहाँ पे आगे एक्सपोर्ट होगा। ओके, थाईलैंड के बाद एक्सपोर्ट होता है ये। वहाँ पे। हाँ जी, हम यहाँ मौजूद हैं और झींगे का ऑक्शन हो रहा है। अगर मेरे कभी देख सके कि ये बड़ी तादाद में लोग हैं मौजूद, खुशी का इजहार कर। ये क्या चीज़ है? ये टाइगर है, टाइगर कहते हैं इसका टाइगर नाम। दिखा तो दे हमें। टाइगर मतलब? इसका नाम टाइगर है, झींगों में सबसे बादशाह है ये। अच्छा, झींगों में सबसे अच्छा वाला है? सबसे अच्छा वाला महंगा वाला, इसका कीमत है 2500 रुपये। 2500 रुपये किलो? माशाल्लाह, ये देखिए 2500 रुपये किलो का ये झींगा। ये क्या चीज़ है? इसको टाइगर कहते हैं। 2000 है। 2000 रुपये में मिलता है। अच्छा, और क्वालिटी के लिहाज से इसकी कीमत है, क्वालिटी के लिहाज झींगों से। की मार्केट है? हाँ, ये झींगे का है। अच्छा, वैसे ये कितने का देते हैं ये लोग? ये समझो 50 किलो का टप्पा और अंडर एक बंदा ही ले जाए 1000 किलो 2000 किलो। बाकी ये जेरा है। ये जेरा क्या चीज़ है? जेरा ये वाइट वाला, ये इसे जेरा बोलते हैं, जेरा। अच्छा, इसको क्या कम ये उससे थोड़ा साइज में छोटा, तो उसका कीमत है 1500 रुपये किलो। 1500 रुपये किलो जी, 1500 रुपये केजी। हिसाब से देखा जाए तो लांचों के खर्चे पूरे होने बहुत मुश्किल हो गए हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि तेल का रेट कम करे ताकि एक्सपोर्ट बढ़े। अब बहुत सारी लांचें खड़ी हो रही हैं, सिर्फ डीजल के महंगा होने की वजह से इन लोगों के खर्चात पूरे नहीं हो रहे हैं, तेल के पैसे पूरे नहीं हो रहे हैं इसमें। जी, ये क्या चीज़ है? झींगा है, जेरा टाइगर है। टाइगर है जी, कैसा है टाइगर? वीआईपी है। खाने में कैसा है? खाने में तो सबसे अच्छा है ये। है? दिखा दें टाइगर भाई, टाइगर देखेंगे टाइगर। ये देखें टाइगर है, झींगा टाइगर है। ये महंगा भी है और मजे का भी है। हाँ, चले, ये महंगा भी है और अच्छा भी है। यहाँ झींगा मार्केट में मौजूद है और गुफ्तगू कर रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। जी, हम यहाँ मौजूद हैं और एक और नई नस्ल में मिली है झींगा की। ये दिखा दीजिएगा, ये कौन सा? ये नहीं ये पुराना ना, टाइगर। क्या है? टाइगर। टाइगर, ये देखें, ये टाइगर है, जिंदा टाइगर। ये तो ये ताज़ा है, अभी बिल्कुल जिंदा है? ताज़ा। जिंदा नहीं है, के ताज़ा बगैर? है, मरा हुआ है लेकिन ताज़ा है। अच्छा, ताज़ा है तो इस वजह से हिल रहा है। हाँ, चलें, ज़बरदस्त। कितनी कीमत होती है इसकी? इसकी तकरीबन 2500 रुपये कीमत होगी। 2500 रुपये किलो? हाँ, दादा, ये अच्छी चीज़ है ना? बहुत अच्छी चीज़ है, बेहतरीन चीज़ है। चले, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में गुफ्तगू कर रहे हैं झींगे के हवाले से और हमारे साथ जुड़े रहिए प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में।
फिशरीज़ के हवाले से आपको तमाम तर सिस्टम दिखाया, और जो फिशरीज़ जिस तरीके से चलती है, जिस बेसिस पर चलती है, मेन ये वो बोट है जिससे ये कारोबार होता है फिशरीज़ का। हम बोट बनाने वाली एरियाज़ में मौजूद है कि किस तरीके से इस बोट को बनाया जाता है। ये एक्सपर्ट्स हैं, बड़े अरसे से इस काम में लगे हुए। आइए गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपको कितना टाइम हुआ है ये बोट बनाते हुए? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आजिलाल बख्श है। यहाँ मैं मकसद कम से कम 40-50 साल में यहाँ यही काम कर रहा हूँ मैं। और ये बोट बनाने के लिए हमको बहुत दिक्कत भी होता है और परेशानी भी होता है, और इसके बनाने के लिए हम जद्दोजहद करते हैं, बहुत थोड़ा सा भी नहीं। इसके लिए मकसद ये लीकिंग और ये पानी का डैमेज वगैरह ये सारे हम इतना कंट्रोल करते हैं ना। हमारे पास थोड़ा से सहूलत कम है। सहूलत हो, हम बाहर मुल्क के भी इंशाल्लाह बाहर मुल्क के भी हम मुकाबले से आगे बढ़े थे, वापस थोड़ा सा डाउन हो गए। इसकी वजह ये हमारे पास थोड़ा सा हालात के मुताबिक हम ये मकसद चलते रहते हैं। सही। एक चीज़ मुझे बताएं, एक बोट बनाने में कितना खर्चा आता है? खर्चा तो अभी वो सेटों के ऊपर अंदाज़न कितना खर्चा आ जाता है? ये कम से कम ये लॉन्च के बराबर में हम खड़ा है, ये 1 करोड़ में इस वक्त में पड़ता है। 1 करोड़ का पड़ता है। इसमें इंजन वगैरह हम कबाड़ी से मंगाते हैं और उसमें एडिशन करते हैं। इसको लीकेज को बंद करने के लिए क्या एक्सपर्टीज होती है, कैसे काम? लीकेज तो गुड़िया भी लगे होते हैं, और गुड़िया नहीं वट्टो वाले होते हैं वो भी लगे होते हैं, मुर्दी लगा लेते हैं, उसको बंद हो जाता है। और पानी में जाते भी है ना, एक दूसरे में जाम हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, ये धारे खुले होते हैं, एक दूसरे में जाम हो जाते हैं। अच्छा। हाँ। और मुझे ये चीज़ समझाएं, ये कौन सी लकड़ी है जो इस्तेमाल होती है? हाँ, ये बलाऊ वाली लकड़ी है। बलाऊ कितने की आती है? बलाऊ भी है, बर्माटिक भी है। इसमें बाहर मुल्क से इस्तेमाल होता है। अच्छा। ये एक मुल्क है कांगो, वहाँ अफ्रीका का। ये वहाँ से लकड़ी लेके आते हैं। अभी महंगा बहुत हो गया बजट की वजह से। इसकी वजह ये अभी कम से कम 7,000 रुपया इसकी 1 फुट है, 100 फुट मकसद है, 12 बाई 12 इतना है। और इसके लिए हम कोशिश भी करते हैं, बाहर मुल्क वाला भी आते हैं हमारे से, ये ताउन करते हैं, काम बनाते हैं। अभी 2-3 टूरिस्ट भी है बाहर। टूरिस्ट का मतलब ये है गुज्जा वाला। टूरिस्ट का मतलब ये है वो पैसेंजरी दरिया में सफ़र करने वाला, वही बनाते हैं। टूरिस्ट उसका नाम है ना। उसके अंदर कमरे बने हुए हैं, वो जाल के और मच्छी का वो सिस्टम नहीं है इसके अंदर। उसके अंदर आप जाएंगे, मकसद एक होटल के अंदर गए या एक शोरूम के अंदर गए, इस तरह बनाते हैं हम उसको। वो बनाते हैं आप लोग? हाँ, इंशाल्लाह बनाते हैं। अभी बन रहा भी है, बना गया भी पानी में। हाँ, ज़बरदस्त माशाल्लाह। आप आखिर में क्या बताएंगे, कोई ऐसी चीज़ टेक्निकल चीज़ क्या होती है इसमें कि ताकि ये कभी ऐसा भी हुआ है कि बनाने के बाद आप भेजें और लीकेज हो जाए ना? नहीं, वो रिपेयरिंग कर लेते हैं ना। फिर रोन कर लिया, कुछ मसला हुआ तो फिर आपसे आएगा तो रिपेयरिंग कर लेंगे। पानी में टिपाते हैं जिधर किनारे पे है ना, तो टिपाते पानी थोड़ा कम होता है ना उधर किनारे पे, तो फिर काम करा लेते हैं उधर। फिर वो वापस सेट कर देते हैं जो मसला होता है। आपको तैरना आता है? तैरना तो बस इतना आता है जो पानी में जंप मारो साइड पे हो जाओ, बस इतना अपना बचा सकते हैं। वैसे आप मछली पकड़ने के लिए भी गए हैं कभी? मछली पकड़ने वो हमारा भाई जाता है, हमारा भाई बड़ा है ना वो। इस काम में कैसे आया आप? इस काम में हम लोग शुरू से आए हुए, बहुत टाइम हो गया, हम लोग 10-12 साल होने को बहुत ऊपर हो गया। जी, हम इसी बोर्ड बनाने के कारोबार पर डिस्कस कर रहे हैं और हम दिखा भी रहे हैं आपको। अभी एक नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े एनर्जेटिक बंदे हैं। आइए इनसे भी गुफ्तगू करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शौकत अहमद बलोच है। शौकत साहब, ये किस तरह का बिज़नेस है, किस तरह से चलाते हैं ये, कितने अरसे से आप इस काम में? सर मैं तो बेसिकली मेरे वालिद साहब जो हैं तकरीबन हमारी 5वीं नस्ल है, तो इस तरीके से मुख्तलिफ लोग होंगे जिन्होंने इस फिशरी को आबाद किया। इससे पहले इब्राहिम हैदरी पे काम है, यहाँ पर है, और अवर टू हाल जहाँ पर भी साहिली पट्टी आप देखेंगे, बलूचिस्तान की साहिली पट्टी हो या कि खलीज ममालिक हों, तो ये आपको पता है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के टाइम से ये कश्तियाँ बनी चली आ रही हैं। मुख्तलिफ टाइम पे ये तो इनकी मतलब चेंज हुए हैं, डिज़ाइन ज़रा से चेंज हुए हैं, लेकिन अभी ज़रा कुछ चेंजिंग आ रही है इनमें।
तो हमारी तकरीबन 5वीं नस्ल है इसमें। अच्छा, वैसे आप जनरेशन वाइज काम कर रहे हैं इस पर, तो आप क्या समझते हैं लूपहोल्स क्या हैं, क्या मज़ीद इस इंडस्ट्री को कैसे बेहतर किया जा सकता है? सर देखें, सबसे बड़ी बात है तो बात काफ़ी गहरी हो जाएगी। दर हकीकत यूँ है कि यहाँ पर जो काम होते हैं हमारे पास, देखें मुख्तलिफ आप फैक्ट्री में प्रोडक्ट आप बनाते हो या और मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हो, तो उनमें तमाम चीज़ें कंप्यूटराइज हो गई हैं। तो हमारे पास यहाँ पर कंप्यूटर वगैरह की किसी चीज़ों का कोई काम नहीं होता। यहाँ टोटल काम हमारे माइंड पे, दिमाग पे होता है। इंच माप फुट हिसाब से यहाँ पर जो माइंड के हिसाब से काम चल रहा होता है। अब देखें, अपडेट के लिए तो नज़र करम भी होती है गवर्नमेंट की, लेकिन यहाँ पर जो पुराने जो ठेकेदार हैं, जैसे मेरे वालिद साहब हैं या उनके मज़ीद दोस्त यार हैं, तो उनके माइंड पे काम हो रहा है। तो लोग जब आते हैं तो उन पे, अब जैसे मैं आपको ये बैक में दिखाऊँ, आपके कैमरा मैन इसको दिखाएँ, तो ये पहले लकड़ी की सिर्फ बना करती थी। तो पुरानी लांचों को हम जब समंदर से निकालते हैं तो उनको फाइबर करते हैं ताकि उनकी लाइफ लाइन बढ़ी, मतलब 15 साल 20 साल और मज़ीद समंदर में रहें। लेकिन आजकल ये हो रहा कि लकड़ी पे ऊपर हम फाइबर का कोडिंग चढ़ा रहे हैं ताकि ये लांच वहाँ पर उतरे। एक तो इसकी कास्ट कम होगी, एक रनिंग ज़्यादा होगी, डीजल कम पिएगा ये, ठीक है, खर्च काफ़ी कम होगा इसका। सेकंड ये कि ये जब फाइबर पानी में उतरेगा तो इसको मज़ीद 30 साल फिर पानी में मज़ीद रहना पड़ेगा, यानी कि इसके लाइफ लाइन काफ़ी बढ़ चुकी है। हमें ये भी पता चला है कि आप बलोची के सिंगर भी हैं। यकीनन सर, बिल्कुल बिल्कुल। क्या सुनाएंगे आज हमें? सर आप सुनना चाहें, उर्दू सुनना चाहें, जो भी आप सुनना चाहें। सुनाए हमें, और बलोची का कोई मशहूर गीत सुनाएं। मशहूर गीत तो सर बहुत सारे हैं, लेकिन आपके अगर अपनी कोई फरमाइश हो तो नहीं, आपको जो है हमारे मशहूर में लैला हो लैला लैला हो लैला बेतर बरा सैला में जाजिए लैला में जाजिए लैला में जाजिए लैला लैला हो लैला लैला हो लैला बेतर बरा सैला में जाजिए लैला में जाजिए लैला में जाजिए लैला। इसके अलावा कोई और बलोची कोई मशहूर? सर काफ़ी गीत हैं बलोची में, लेकिन ये जो आपने कहा कि ये बेशतर उर्दू मीडिया में आगे पीछे ये काफ़ी फेमस हैं। जो फेमस ना हो आपकी वजह से हो जाएगा तो यकीनन काफ़ी मुख्तलिफ सॉन्ग्स हैं। जैसे मैंने अपने कल्चरल सॉन्ग भी काफ़ी मैंने गाए हैं, तो कल्चरल में हमारे एक बलोची मैंने गाया था, काफ़ी फेमस हुआ था। तो उसको ये कहते हैं, रूची बलूचानी बेबे यक जा मचुक्के मज़ारानी बेबे यक जा दस्ता दे तो ब्रातानी दस्ता। वाह, चले एक उर्दू का सुना दे, फिर हम वाइंड अप करेंगे। तो मैं ज़रा जी 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 सज्जाद अली को मैं काफ़ी लाइक करता हूँ, तो साहिल पे खड़े। अच्छा चलें, आपकी फरमाइश करते हैं। साहिल पे खड़े ओ तुम्हें क्या गम चले जाना, साहिल पे खड़े ओ तुम्हें क्या गम चले जाना, मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ, ऐ वादा परामोश में तुझे साथ तो नहीं हूँ, अर्जुल तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ। माशाल्लाह। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में आपको बेसिकली जो दिखा रहे थे वो कश्ती रानी के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे और मुख्तलिफ मराहल हमने कश्ती रानी के आपको दिखाए। जी, हम मौजूद हैं फ़िश हार्बर पर और ये मछलियों को पकड़ने के लिए जो जाल बनाया जाता है उसी सिलसिले में गुफ्तगू करते हैं। कितने का बनता है सर? सर ये जाल हर तरह मुख्तलिफ़ किस्म का होता है, 1.5 लाख का भी बनता है, 2 लाख का बनता है, अलग अलग किस्म के जाल बनते हैं। अच्छा, और ये कलर वगैरह इस्तेमाल किस तरीके से, कितने दिन लगते हैं इसमें? ये तो पूरा माल जो है ना इंडिया से भी आता है, दुबई से भी आता है, ये माल पूरे आते हैं कंटेनर से। अच्छा, ये पट्टियाँ बन के आती हैं, हम लोग इनको बनाते हैं, जोड़ते हैं? हाँ जोड़ते हैं। पहले से बनी हुई होती है ये पट्टियाँ बनी हुई होती हैं, ये हम लोग कटिंग करके अपने हिसाब किताब से इसको बनाते हैं। अच्छा, वैसे माजी में जो जाल बनते थे उसमें और अब के जाल में फ़र्क क्या है? अभी तो बहुत फ़र्क हो गया ना। क्या फ़र्क हुआ है? अभी पहले जाले बनते थे छोटे, अभी बनते बड़े जाले। अच्छा, हाँ। एक जाल में कितनी मछली आ जाती है? जाल में तो नसीब की बात है, जितना नसीब में अल्लाह रोजी देवे। जाल काले के साथ ये अभी जो जाल है ये छोटा जाल है, ये इसमें झींगे आते हैं। जो बड़े जाले होते हैं उसमें मछली भी आती है, मैया आता है, केटल फिश आती है, उसमें अलग अलग क्वालिटी है, वैरायटी है, उसमें अलग अलग है। खर्चा कितना होता है एक जाल बनाने में?
एक जाल बनने में समझ लो ये मुकम्मल तैयार होता है ना, जैसे इसमें सिया डोरी ये वो सब मिला के 2-2.5 लाख रुपये इसमें खर्चा है। और कितने में बेचते हैं आप? हम लोग तो मजदूरी करते हैं, हमारी मजदूरी 15-20 हज़ार रुपये एक जाले पे मजदूरी, माल वो सेट लेके देते हैं। कितने दिन में बनता है ये 2 दिन में बन जाता है, उसमें 5-6 मजदूर लगाते हैं, 2 दिन में तैयार हो जाता है। 5-6 मजदूर लगाते हैं और 5-2 दिन की में दिहाड़ी होती है। वो कितने की दिहाड़ी होती है? दिहाड़ी किसी की 1000 है, किसी की 1500 है, 800 है, इस तरह की दिहाड़ी लगती है। अच्छा, वैसे आप समझते हैं कि गवर्नमेंट अगर आपकी सरपरस्ती करे तो और मज़ीद अच्छे तरीके से काम कर सकती? तो देख रहे हैं अभी हालात आपके सामने है, किस तरह हम लोग काम कर रहे हैं रोडों पे बैठ के। फैसिलिटी तो आपके सामने है नहीं, तो अल्लाह खैर करे। अभी मजदूरी है, अपना रोज़गार कर रहे हैं हम लोग। कितने अरसे से इस काम से वाबस्ता हैं? ये तो मेरे को तो अभी 10 साल हुए हैं, हमारे माशाल्लाह बड़े हैं, वो तो 35-40 साल से, बहुत पुराना टाइम है इन लोगों जो ना माहीगिरी में। और महीने में कितने जाल बन जाते हैं? महीने में काम के ऊपर है, जैसे काम चल जाते हैं तो 10-15 जाल 20 जाल निकल जाते हैं। उसमें जालों में भी अलग अलग काम होते हैं ना, एक मुंह बाजू बनता है और पूरा जाला बनता है। अच्छा, इसमें भी कोई सीज़न होता है कि जी जी हाँ, कौन सा सीज़न? सीज़न समझ लो ये जून जुलाई की छुट्टियाँ होती हैं, अगस्त में माशाल्लाह हमारा काम होता है टाइट वाला सीज़न। जी जी हाँ। अच्छा, हाँ, और इस बार जो डीजल का रेट है इस वजह से बहुत परेशानी हो गई है, बहुत ज़्यादा काम भी बहुत बिल्कुल डाउन हो गया है। डीजल की वजह से माहीगिरी सनत जो है ना बहुत नीचे आ गई, बहुत ज़्यादा। अभी 1 लाख का जो हम लोग हिले पे खर्चा है, 1 लाख 1.5 लाख रुपये खर्चा है खाली हिले का। अभी तो हम लोग 1 लाख रुपये खर्चा करके जाएं, अगर बाहर मच्छी ना मिले तो फिर तो हमारा नुकसान है। अब जैसे डीजल 150 लीटर था तो हमारा कुछ एवरेज बन जाता था, अभी समझ लो बहुत मुश्किल हो गया, बहुत ज़्यादा। वैसे क्या पैगाम देंगे गवर्नमेंट को, क्या अपील करेंगे? गवर्नमेंट तो यही है कि भाई कोई फैसिलिटी दे, कोई डीजल, मेन तो चीज़ है डीजल, ये सारा निज़ाम डीजल पे चलता है। अगर डीजल के रेट गिर जाएंगे तो ऑटोमेटिक काम सारा बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। अभी बहुत सारी सनत ऐसी है बहुत बंद पड़ी हुई लांचें, डीजल की वजह से फंसे हुए हैं। अभी डीजल वालों ने भी अपना सिस्टम बनाया हुआ है कि भाई पुराना बिल दोगे तो आपको डीजल मिलेगा। चलें, वैसे ये बड़े नौजवान हैं, एक बहुत अच्छे तरीके से इसको काम कर रहे हैं। देखें ये किस तरीके से अपनी काम को सरअंजाम दे रहे हैं, बड़े एक्सपर्ट लग रहे हैं। क्या नाम है आपका? आबिद। आबिद, कितना टाइम हुआ ये काम करते हुए? बचपन निकल गया। बचपन निकल गया, अब बचपन नहीं है क्या आपका ये? है अभी भी बचपन है आपका? है वैसे आबिद ये बताएं कि एक दिन में कितने जाल बना लोगे? एक दिन में एक ही बना लेंगे। एक बना लोगे वैसे? हैं? अच्छा, माशाल्लाह। आप इनके क्या लगते हैं? मेरा दोस्त है ये। आप दोस्त हैं साथ में? तो आप दोस्त से थोड़ा स्पीड में ज़्यादा है मुझे लगता है। कितना टाइम हुआ है ये काम करते हुए? मेरे को 12-13 साल हो गया। 12-13 साल से काम कर रहे हैं। पुराने जालों में और अब के जालों में क्या फ़र्क है? पुराने जाल रिपेयरिंग होते ना, हाँ, तो नए जाल पट्टियाँ आती है। अच्छा, तो कटिंग करके बनाते हैं। अच्छा, जैसे कपड़ा कटिंग करके देते हैं ना हम लोग, जी जी, को कटिंग करके छिलता है। ये दिखा रहे हैं। और ये इनकी कोई, मेरा ख्याल है कोई, इसको क्या बोलते हैं वैसे आप लोग? हैं क्या? तजर बोल दे तो। तजिल। ये देखें, इससे पूरा काम होता है इसका जालूं का। मैंने अभी थोड़ी देर देखा है इनको, और बड़े महारत के साथ चलाते हैं। इन लोगों का कहना है कि गवर्नमेंट अगर सरपरस्ती करे तो बेहतर काम किया जा सकता है। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम दिखा रहे हैं फिश हार्बर पर कैसे दुनिया आबाद है। हमारे साथ जुड़े रहिए। जी, फ़िशरीज़ के हवाले से ख़ुसूसी गुफ्तगू कर रहे हैं, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के हवाले से भी। इसी सिलसिले में हम यहाँ मौजूद हैं सी ग्रीन इंटरप्राइजेज़ में, और ये लार्जेस्ट फ़िशरीज़ एक्सपोर्टर्स हैं। अबरार अहमद साहब मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सी ग्रीन के। सर, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट इस वक्त क्या सूरत हाल है, माजी में क्या रही फ़िशरीज़ को, और मज़ीद कैसे बेहतर किया जा सकता? अच्छा, ये ना फिशरी का सेक्टर जो है ये तो मेनली एक्सपोर्टिंग का है। अब हमारा इंपोर्ट जो है वो तो किसी मशीन वगैरह मंगाने के सिलसिले में कभी कभार हो जाए तो हो जाए, वरना ये एक्चुअली बेसिकली सिर्फ एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री है। इसमें इंपोर्ट का कोई ख़ास रोल नहीं है एक्चुअली। अच्छा, एक्सपोर्ट में भी माजी में भी एक्सपोर्ट करते रहे बड़े अरसे से। अब किस किस्म की अक़साम की फ़िशरीज़ हम एक्सपोर्ट करते हैं, क्या मार्केट वैल्यू है उनकी?
असल में ये तो बहुत लंबी लिस्ट है इसकी, जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की मछलियाँ हैं, और साथ साथ फिर इसके झींगा, तो झींगे की भी कई सारी किस्में हैं, मछलियों की तो बहुत ही ज़्यादा किस्में हैं, तो हम लोग से सब का सब एक्सपोर्ट करते हैं। जो मिसाल के तौर पे आजकल तो हमारा तकरीबन $350 मिलियन का ऑन एन एवरेज एक्सपोर्ट है, तो इसमें बहुत लंबी लिस्ट है इसमें मछलियों की और झींगे की। अच्छा, वैसे डीप सी में फ़िशिंग के हवाले से कहा जा रहा है कि वहाँ पर फ़िशिंग अब डीप सी में भी जाकर बहुत दूर जाके भी फ़िशिंग नहीं हो रही बेहतर तरीके से। क्या वजूहत हैं, आप क्या समझते हैं? ग्लोबल वार्मिंग और मुख्तलिफ क्या ओवरऑल इश्यूज़ हैं? ग्लोबल वार्मिंग में शायद इस तरह का तो कोई इफ़ेक्ट नहीं है डायरेक्ट, लेकिन यह है कि जो हमारे यहाँ एक ज़माने में एक फ़िशरमैन, लोकल फ़िशरमैन का प्रोटेस्ट था कि ये जो गवर्नमेंट बाहर के ट्रॉलर को अलाउ करती है डीप सी फ़िशिंग की, वो उनको ये एतराज़ था कि डीप सी फ़िशिंग वाले जो है ना अपनी लिमिट से अंदर आ जाते हैं, और ये जो एरिया इनके लिए मखसूस है लोकल फ़िशरमैन के लिए, उनका फिर कैच अफेक्ट होता है। तो एक प्रोटेस्ट था जो कि गवर्नमेंट ने इसमें सुना भी है, और फिर ये है कि उसको डिस्करेज भी किया है डीप सी फ़िशिंग को। तो आजकल तकरीबन नहीं होने के बराबर है डीप सी फ़िशिंग। अच्छा, वैसे पॉलिसी आप क्या समझते हैं कि बेहतर पॉलिसीज़ कैसे बनाई जा सकती हैं फ़िशिंग के हवाले से? हाँ, एक्चुअली अभी हमें कई सारे मसाइल हैं, और इसमें अगरचे गवर्नमेंट का रोल इसमें बहुत ज़्यादा है इसको मसाइल को हल करने का। मिसाल के तौर पे एक हमारे यहाँ आजकल एक बहुत बड़ा मसला है ट्रेड जिसे कहते हैं। अमेरिका से हमारी डायरेक्ट एक्सपोर्ट बंद है। उसमें एक मामूली सा काम है जो कि इनको करना है, जो कि गवर्नमेंट इन्वॉल्व अगर वो मेहनत करे तो ये बड़ी आसानी से ख़त्म हो सकता है। तो हमारे आजकल पाबंदी है अमेरिका को एक्सपोर्ट करने के सिलसिले में झींगे की, और झींगे की वहाँ मार्केट थी हमारी एक्चुअली। तो उसका एक टैड एक डिवाइस होती है जिसमें टर्टल को सेव करने का एक तरीका उसमें लगाना पड़ता है जाले में। वो लगाना इतना मुश्किल काम भी नहीं है, उसको अरेंजमेंट करना भी मुश्किल काम नहीं है, इंस्पेक्शन कराना भी मुश्किल काम नहीं है। लेकिन मैं तो समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट की असल में इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि वही अपने ऑफिस से बुला सकते हैं लोगों को और यहाँ पर इंस्पेक्शन करा सकते हैं, और पहले अरेंजमेंट कर सकते हैं उनको इंस्पेक्शन कराने का। तो एक्चुअली जब तक ये मसला एक मामूली सा मसला है जिसकी वजह से मेरे ख्याल से 4 साल 5 साल से हमारा एक्सपोर्ट डायरेक्ट बंद है अमेरिका के लिए, जो एक हमारे लिए बहुत बड़ी मार्केट थी। दूसरी एक और जो मसला है जिसमें अगेन गवर्नमेंट इन्वॉल्व ज़्यादा है कि यूरोपियन मार्केट के लिए हमारे सिर्फ 2 फैक्ट्रियाँ इस वक्त अलाउड हैं, वो भी शुरू में उन्होंने बगैर इंस्पेक्शन के अलाउ कर दिया। उसके बाद जो है उन्होंने इंस्पेक्शन कंडीशन लगाई है। तो इंस्पेक्शन करने के लिए जो जो लवाजमात और जो जो मेहनतें और जो जो कोशिशें करनी है उसमें गवर्नमेंट लैग कर रही है बहुत ज़्यादा। उसमें उनको अगर चाहिए कि ये इसमें उनको इंस्पेक्शन कराने के लिए सारे अरेंजमेंट करे, और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन अगेन यही बात है कि मैं तो यही समझता हूँ कि गवर्नमेंट की इतनी ज़्यादा जो है ना दिलचस्पी नहीं है किसी काम को कंप्लीट करने के लिए, ना इस तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। वरना ये 2 चीज़ें हैं, इतनी बहुत बड़ा मसला भी नहीं है। पहले तो यहाँ पर इसकी सड़क वगैरह ख़राब थी, इसका एक काफ़ी हद तक अब उसका तो मसला हल हो गया सड़कों का। लेकिन और भी मामूली चीज़ें काम करने की हैं जिसको अगर ये दुरुस्त कर लें और वहाँ के इंस्पेक्टर्स आ जाए यूरोपियन यूनियन से, तो फिर हमारे यहाँ जिस तरह पहले एक्सपोर्ट होता था तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ में, जो हमारी अपनी कंपनी बहुत एक्सपोर्ट करती थी वहाँ पर, तो वो दोबारा खुल सकता है। लेकिन ये कि मतलब ये है कि कोई से किस्म का कोई दिलचस्पी नहीं लेते, कोई मेहनत करने की ज़रूरत महसूस नहीं करते कि भाई यहाँ एक मार्केट खुलनी है तो उसके लिए थोड़ी सी अप्रोच करें। क्योंकि इससे पहले ही पाबंदी लगी, तो इससे पहले कुछ गवर्नमेंट के ऑफिसर्स ऐसे थे जिन्होंने यहाँ पर मेहनत की, कोशिश की और उसको
बंदोबस्त किया उसका, और फिर हमारा एक्सपोर्ट खुल गया था। आप देखो तो 15-20 साल से कोई ऐसा हमने देखा नहीं अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से एक जिसको ये जोश हो करने का, काम करने का जोश हो। तो उसकी वजह से हमारा 15-20 साल से जो है ना, तकरीबन 20 साल ही समझो कि यूरोपियन यूनियन से भी एक्सपोर्ट की काफ़ी पाबंदियाँ हैं सिवाय 2 कंपनियों के। तो ये सिलसिला। चलो, बहुत शुक्रिया अब्रार साहब। अब्रार साहब हमारे साथ मौजूद थे और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं फिशरीज़ के हवाले से उनसे गुफ्तगू की। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में तमाम तर पहलू आपको दिखाए, वो फ़िशेज़ की आमद और उसी के बाद पूरा सिस्टम और कश्ती रानी और उसी के साथ और दीगर जो बनाए वो भी दिखाए। यकीनन प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में तमाम मरहले आपको पसंद आए होंगे। मेरी कैमरा टीम अब्दुल्ला बदर, मोहम्मद कैसर और टेक्निकल टीम अमजद जावेद के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी को दीजिए इजाज़त। किसी और प्रोग्राम में किसी और मौजू के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।